दोस्तों नमस्कार। पहले कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है। फिर कहा गया जजेस को चुनाव लड़ने के लिए जनता के सामने तो जाना पड़ता नहीं है। और उसके बाद अब कहा गया जो जज रिटायर्ड होने के बाद एक्टिविटीज्म करते हैं वो सचेत हो जाएं, जांच एजेंसियां उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो क्या यह धमकाने की स्थिति है, डराने की परिस्थिति है, या फिर मौजूदा वक्त में जो जज फैसला दे रहे हैं अगर वो सत्ता के अनुकूल नहीं है तो उनके रिटायरमेंट के बाद उनके खिलाफ सरकार कैसी जांच कर सकती है या कौन सी कार्रवाई कर सकती है, यह उसके संकेत तो नहीं है। क्योंकि सामान्य परिस्थिति में देश के किसी कानून मंत्री ने इससे पहले कभी नहीं कहा होगा कि जज रिटायर्ड होने के बाद ऐसी भूमिका में नहीं आए जहां पर लगे कि वो एक्टिविटीज्म कर रहे हैं या उनके विचार सरकार के खिलाफ हैं, या फिर वो ये सोचते हैं कि सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को ऐसे फैसले देने चाहिए जो नीतियों में बदलाव करें, या फिर ऐसे फैसलों के जरिए भारत को प्रभावित किया जा सके। दरअसल यह सारी मानसिकता टुकड़े टुकड़े गैंग की है। ऐसी स्थिति इससे पहले मोदी सत्ता के दौर में भी नहीं थी, क्योंकि याद कीजिए अरुण जेटली जब कानून मंत्री थे उनका परसेप्शन, उसके बाद याद कीजिए रविशंकर प्रसाद उनका परसेप्शन, और अब किरण रिजिजू हैं। इन तीनों परिस्थितियों में आगे बढ़ते चले जाइए तो आपके जहन में एक सवाल आएगा कि हर बीतते बरस के बाद सरकार का टकराव सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहीं ज्यादा तीखा हो चला है, या फिर जिस जिस दौर में कोई फैसला सरकार के अनुकूल नहीं होता है ऐसे में सरकार सुप्रीम कोर्ट को अपने कटघरे में खड़ा करके उसे बांधने की कोशिश करती है। सामान्य तौर पर यह अलग अलग परसेप्शन हो सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट को अपने अनुकूल करने के लिए यह कह देना कि कॉन्स्टिट्यूशन का हाईजैक आपने कर लिया, जनता के प्रति तो हम ही जिम्मेदार हैं क्योंकि जनता ने हमें चुना है, आप तो चुनाव लड़ने जाते नहीं हैं, और जजेस ही जजों की नियुक्ति क्यों करते हैं। और कहते कहते आज यहां तक आ गए कि दरअसल जिस जज ने गड़बड़ी की, यह तो साइलेंट शब्द है, दरअसल जज रिटायर्ड होने के बाद एक्टिविटीज्म ना करें। एक्टिविटीज्म का मतलब बहुत साफ है कि सरकार के खिलाफ जाने की हरकत ना करें, क्योंकि उसके बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। कई सवाल कई जहन में आ सकते हैं। हो सकता है किसी के जहन में इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला हो, जिसमें पहली बार कहा गया अब सरकार किसी चुनाव आयुक्त को नियुक्त नहीं करेगी, बल्कि उसके लिए पैनल होगा जिसमें सरकार के नुमाइंदे भी होंगे और चीफ जस्टिस भी वहां पर मौजूद होंगे और विपक्ष के नेता की भी मौजूदगी होगी। यानी यह परिस्थिति नई आई और यह फैसला सरकार के अनुकूल नहीं है। या फिर हिडेनबर्ग रिसर्च के बाद जिस जांच कमेटी को बनाया गया, हालांकि उसमें सिर्फ निवेशकों का ख्याल रखा गया, सेबी को लेकर जांच की प्रक्रिया हुई, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ाया। तो क्या ये परिस्थितियां सरकार को डरा रही है? क्योंकि इससे पहले की परिस्थिति देखिए तो चाहे वो पेगासस का मामला हो या राफेल डील का मामला हो, सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने एक बार कह दिया कि दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत का मसला है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई आवाज आपने सुनी नहीं। लेकिन मौजूदा वक्त में जब कॉलेजियम ने जजों की नियुक्ति को लेकर नाम भेजे और सरकार ने इनकार कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर, सीधे कहें तो चीफ जस्टिस की तरफ से खुले तौर पर इसकी इजाजत दी गई कि किन एस्पेक्ट्स में उनको खारिज किया गया, इंटेलिजेंस की उस रिपोर्ट को भी सामने रख दें। इसका विरोध भी सरकार ने किया और इसके विरोध के काउंटर में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने या चीफ जस्टिस ने बहुत साफ तौर पर कहा इससे कोई राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा तो नहीं मंडरा रहा है, यह तो एक इंडिविजुअल लेवल पे जो इंटेलिजेंस के तमाम एस्पेक्ट्स के तहत परखा गया कि इस व्यक्ति को लेकर क्यों नियुक्ति जजेस के तौर पर नहीं होनी चाहिए, वह रिपोर्ट आपकी है, तो हमने उसको और ट्रांसपेरेंट बना दिया। क्योंकि जजों की नियुक्ति ट्रांसपेरेंसी के साथ कॉलेजियम में होती है, इसका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा
अपने तौर पर चीफ जस्टिस ने एक कार्यक्रम में भी रखा, जो एक न्यूज चैनल का कार्यक्रम चल रहा था, और उसी कार्यक्रम में कानून मंत्री दूसरी तरफ आए तो उन्होंने खुले तौर पर जिन बातों का जिक्र किया, आज शुरुआत उसी से करते हैं। उन्होंने कहा 3 या 4 रिटायर्ड जज एंटी इंडिया गैंग यानी देश के खिलाफ की परिस्थिति में वक्तव्य दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उन्हें भुगतना होगा। रिटायर्ड एक्टिविस्ट जजेस जो हैं वो भारतीय न्यायपालिका को एक विपक्ष की पार्टी के तौर पर देखना परखना चाहते हैं, और कुछ तो अदालत में भी जा रहे हैं और वहां पर पीआईएल के जरिए या बाकी एस्पेक्ट्स में जो भी आवाज उठाते हैं उसमें सीधे तौर पर वो समझ लें कि सरकार उन्हें बख्शेगी नहीं, और वो चाहते हैं कि पॉलिसी गवर्नमेंट की चेंज हो जाए, बदल जाए, तो ऐसा होगा नहीं। चेताना और डराना और धमकाना, और जजेस जब रिटायर्ड हो जाते हैं फिर भी उनके नाम से पहले जज शब्द लगा हुआ होता है, क्योंकि कानून के ज्ञाता उन्हें माना जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान की व्याख्या करना, और सुप्रीम कोर्ट संविधान के दायरे में फैसलों को देता है। अब यहां दूसरा सवाल है कि कानून मंत्री तो एक के बाद एक बदलते चले गए, तो क्या हर कानून मंत्री का अपना परसेप्शन होता है, या हर सरकार धीरे धीरे चाहती है कि उसके हद में हर इंस्टीट्यूशन आ जाए, जो देश के भीतर एक सवाल है। या फिर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के दौर में कुछ फैसलों ने सरकार के माथे पर शिकन ला दी है, क्योंकि वह 2024 के चुनाव के बाद तक रहेंगे। यानी इस दौर में सरकार अगर न्यायपालिका के जरिए कुछ अपने हक में चाह रही थी, और यह परसेप्शन इसलिए बना क्योंकि रिटायर्ड होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को नॉमिनेट सरकार ने किया, जो राज्यसभा में भेजा। ये दूसरी तरफ राज्यपाल भी एक जज के रिटायर होने के बाद सरकार ने उन्हें भेजा, और कुछ जजेस ही नहीं, कई जजों से अब ये सवाल किए जाते हैं कि आप रिटायरमेंट के बाद सरकार अगर कोई पद देती है तो क्या आप उसे लेना पसंद करेंगे, और ये खुले तौर पर अब बात होने लगी है। और इस बात का जिक्र परसेप्शन के तौर पर कई कालखंड में मौकों पर हुआ है। अगर सरकार पहले से मैसेज दे दे कि आपकी रिटायरमेंट के बाद हम आपको ये सुविधाएं देंगे, तो फिर फैसले सरकार के अनुकूल नहीं होने लगेंगे, क्योंकि यह मैसेज तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अगर सरकार करती है तो उसके मद्देनजर भी सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि आप ही नियुक्ति करेंगे, तो नियुक्त होने वाला शख्स आपके खिलाफ या आपसे सवाल कैसे करेगा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो कानून मंत्री यूं ही तो नहीं कह रहे हैं, और कानून मंत्री बने जो हैं वह एक जाहिर है उन्होंने एलएलबी की हुई है। 2014 में पहली बार चुनाव जीते, 2019 में दूसरी बार चुनाव जीते, नॉर्थ ईस्ट के इलाके से आते हैं, और इससे पहले जो रविशंकर प्रसाद थे या अरुण जेटली थे, उनका एक सुप्रीम कोर्ट में एक लंबा अनुभव भी रहा हुआ है। यह भी मानकर हम चल रहे हैं कि कैसे परिवर्तन मौजूदा वक्त में सिस्टम का हो रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, जो कहा गया वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो जजेस मौजूदा वक्त में जिन भी फैसलों को दें जो पॉलिटिकली इफेक्टेड मामला हो, राजनीतिक तौर पर उसका प्रभाव हो, तो क्या ये उनके लिए मैसेज है कि अगर आप एक्टिव होंगे तो फिर उसके बाद कानून अपने हिसाब से काम करेगा। एजेंसियां, जो जांच एजेंसियों का जिक्र बार बार होता है, अभी उसमें ईडी और सीबीआई और आईटी का जिक्र हो रहा है, और इस प्रक्रिया के भीतर में आज ही देखिए घटना घटी जिसमें दिल्ली पुलिस भी राहुल गांधी के दरवाजे पर पहुंच गई, और यह सवाल लगातार बड़ा होता चला गया, और मुख्यमंत्री राजस्थान के वह दिल्ली आकर यह कहने से नहीं चूके कि दरअसल हिटलर भी बड़ा लोकप्रिय था। तो मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के आईने तरह डेमोक्रेसी मत देखिए, डिक्टेटरशिप देखिए, यह इंडिकेट वह खुले तौर पर दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके चले गए। तो क्या ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में आ गई जहां पर जजेस को भी अपने अनुकूल करने के लिए डराने और धमकाने की परिस्थिति में कानून मंत्री एक ढाल के तौर पर आकर सरकार के लिए खड़े हो गए हैं, या उनका काम ही यही है, इसीलिए उनको कानून मंत्री बनाया गया, क्योंकि एजेंसियां भी कार्रवाई करेगी, हालांकि उन्होंने कहा कि लॉ के अनुरूप, कानून के मुताबिक। लेकिन अगली लाइन कहते हैं कोई नहीं बचेगा, और चिंता मत कीजिए, कोई नहीं बचेगा। जो देश के खिलाफ काम करते हैं उन्हें भुगतना पड़ेगा।
देश के खिलाफ जो काम करता है उसके खिलाफ के लिए कानून है। एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद अदालत में मामला चलता है और उस कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ जो भी सजा होती है वो सजा भी होती है। लेकिन कानून मंत्री जजेस, वह भी रिटायर्ड जजेस को अभी से चेता रहे हैं। तो कल को जो रिटायर्ड होने वाले हैं, क्योंकि इस दौर में जब आप राजनीति के पन्नों को पलटिएगा ना, तो हो सकता है आपके जहन में आए कि मोदी सत्ता तो अभी रहेगी, और मोदी सत्ता रहेगी तो ये मैसेज जो लगातार राजनीतिक तौर पर कमजोर विपक्ष के हिस्से से ही निकल कर जा रहा है, ये मैसेज उन इंस्टीट्यूशंस के भीतर बैठे वैसे लोगों को परेशान करता है कि अगर सिस्टम ही ऐसा बन गया, सत्ता द्वारा बना दिया गया सिस्टम, जहां पर आप सत्ता के खिलाफ हैं तो आप उस सिस्टम के खिलाफ हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और सत्ता और सिस्टम ही देश है तो फिर आपको देश के खिलाफ माना जाएगा। ऐसी परिस्थिति अगर मैसेज के साथ बन रही है, क्योंकि यह कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, वह भी जजेस को लेकर जो अपने पूरे कैरियर में सिर्फ कानून का पाठ करते रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को देखते समझते रहे, उसकी व्याख्या के अनुसार फैसले देते रहे, उनको लेकर चिताया जा रहा है कि आप एक्टिविज्म जज के दायरे में, और 3-4 जजेस कहा जा रहा है, नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन 3-4 जजेस का मैसेज यह है कि आप रिटायर्ड होने के बाद जो कर रहे हैं, और बाकी साइलेंट मैसेज है उनके लिए जो कल रिटायर्ड होंगे और अभी फैसले अगर सरकार के खिलाफ देते हैं और सरकार के अनुकूल वह नहीं चलते हैं तो क्या। यह परिस्थिति इस दौर में इसलिए आ गई है क्योंकि जो फैसले आ रहे हैं वो सरकार के लिए अनुकूल नहीं है, और कहते हैं किसी इंस्टीट्यूशन का हेड अगर एक आइडियल के तौर पर निखर कर आ जाए और वो मैसेज दे दे कि उसके अपने इंस्टीट्यूशन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और वो खुद भी अपने तौर पर एक ईमानदारी के साथ निर्णयों को दे रहा हो जो राजनीति से प्रभावित ना हो, तो ऐसे में वह जजेस भी निर्णय देते हैं जो कल तक डरे हुए थे, अब उनका डर मुक्त हो जाता है। लेकिन इसी दौर में कानून मंत्री कहते हैं जी नहीं, ऐसा नहीं है, एक्टिविज्म होगा तो कानून काम करेगा, जांच एजेंसियों की कार्रवाई होगी, कानून के मुताबिक होगा, कोई नहीं बचेगा, चिंता मत कीजिए, कोई नहीं बचेगा, और जो देश के खिलाफ काम करते हैं उन्हें भुगतना पड़ेगा। अब यहां पर है कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर संविधान यह कहता है कि जजों की नियुक्ति सरकार की ड्यूटी है। इस बात का जिक्र कानून मंत्री ने कई मौकों पर किया है। राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाईकोर्ट के जजों से परामर्श कर, लेकिन संविधान की कोई भूमिका नहीं है जजों की नियुक्ति में। लड़ाई असल तो यहीं से शुरू हुई थी। लेकिन इन सब को लेकर चीफ जस्टिस ने बहुत साफ किया कि दरअसल पैरामीटर्स तय हैं, उसमें बकायदा 4 सीनियर जज रहते हैं, जो एक चीफ जस्टिस रिटायर्ड होते हैं उनकी भी मौजूदगी रहती है, और एक वर्तमान के चीफ जस्टिस रहते हैं, यानी 6 जजों की बेंच अपने तौर पर कॉलेजियम के भीतर जजों की नियुक्ति कर रही होती है। वो मेरिट भी देखती है, वो वरिष्ठता भी देखती है, वो इंक्लूजन भी एस्पेक्ट्स भी देखती है, यानी समाज के भीतर बराबरी के हिसाब से और प्रांत के लिहाज से हर किसी को बराबर का प्रतिनिधित्व मिल रहा है या नहीं, या हर हाईकोर्ट को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो पैरामीटर्स तय हैं। फिर भी आप ये सवाल उठाते हैं, जबकि हमें जो सिस्टम दिया गया है उसमें एक आइडियल सिचुएशन है। तो कानून मंत्री ये कहने से नहीं चूकते, अच्छा जब तक कोई नया सिस्टम नहीं आ जाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन नया सिस्टम बनाने की दिशा में बार बार सरकार जनता के पास जाती है, जनता सरकार को चुनती है, और जनता को लेकर सारी उम्मीद और आस रहती है, तो हर इंस्टीट्यूशन के भीतर में नियुक्ति का अधिकार उन्हें ही होना चाहिए। और नियुक्ति के अधिकार से बात बढ़ते बढ़ते धमकी और डराने तक तो नहीं चली गई, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में बड़ा सवाल यह भी था कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस आईबी रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया गया, जिस आईबी रिपोर्ट में इस बात को दर्ज किया गया कि क्यों इस शख्स को जज नहीं बनाना चाहिए, और कॉलेजियम ने उसको अगर पास कर दिया तो चीफ जस्टिस का यह आर्गुमेंट था सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए, और हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं और करना किसी को भी चाहिए। तो ऐसे में जजों की नियुक्ति को लेकर भी बाहर का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, तभी मैसेज जाएगा कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। और न्यायपालिका स्वतंत्र है और उसके फैसले अगर स्वतंत्र तरीके से आ रहे हैं और सत्ता को ये अनुकूल नहीं लग रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो सत्ता क्या इस दिशा में आकर खड़ी हो गई है।
अब यहां पर तीन चार सवाल, जो सबसे बड़े सवाल निकल कर आते हैं कि क्या वाकई मौजूदा वक्त में जो न्यायपालिका की भूमिका है, उस भूमिका के जरिए जो फैसले निकल कर आ रहे हैं, सरकार को डर है कि उसके अनुकूल फैसले नहीं हो सकते हैं? तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस फैसला देंगे, क्या वो राजनीतिक तौर पर प्रभावित होते हैं? हालांकि चीफ जस्टिस ने उसी कार्यक्रम में इस बात से इनकार किया कि कोई कार्यपालिका का उन पर कभी कोई दबाव होता है। उन्होंने बोला, मैंने 23 बरस गुजारे हैं, अलग अलग जगहों पर मैं जज रहा हूं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या मुंबई हाई कोर्ट हो, मैं जज रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल है कि कोई सरकार, नेहरू काल से लीजिए इंदिरा के काल तक आइए, उसके बाद की परिस्थिति को देखना शुरू कीजिए। राजीव गांधी याद आएंगे आपको, मनमोहन सिंह याद आएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी याद आएंगे, पीवी नरसिम्हा राव याद आएंगे। जजेस में वरिष्ठता को जरूर ओवरलैप किया गया इंदिरा गांधी के दौर में, वरिष्ठता को खारिज करने की परिस्थिति, लेकिन उसके मेरिट्स तो कई दूसरे भी हैं, जो पैरामीटर्स तय हैं। उसके मद्देनजर क्या किसी भी दौर में कभी भी जजेस को यह धमकाने की परिस्थिति निकल कर आई? आप ध्यान दीजिएगा, निकल कर आई नहीं, और कार्रवाई किसी भी जज को लेकर हुई भी नहीं है। इस देश के भीतर में जिस लिहाज से कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियां कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी अगर आप एक्टिविटीज्म में आते हैं, और अगर आप ये मैसेज देते हैं कि सरकार के खिलाफ न्यायपालिका को खड़े होना चाहिए और उसे मैसेज देना चाहिए इस देश के भीतर में कि न्यायपालिका सरकार के खिलाफ है तो ही स्वतंत्र है, इस पर भी आपत्ति है। और इस आपत्ति के मद्देनजर दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जो भी जज को इस दौर में सुना गया, चाहे याद कीजिए पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर हो, उन्होंने कहा कोई विकल्प तो है नहीं कोलेजियम प्रणाली, तो आलोचना करने का कोई मतलब नहीं है। यूयू ललित चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कोलेजियम एक प्रणाली आदर्श प्रणाली है, और यदि न्यायपालिका को स्वतंत्र होना है तो हमें न्यायपालिका को बाहरी प्रभावों से अलग रखना चाहिए, यह मौजूदा चीफ जस्टिस ने कहा। तब अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल पॉलिटिकल है। राजनीतिक तौर पर भारत के भीतर में जो पूरा सिस्टम इस दौर में बना है, और उस सिस्टम का जो परसेप्शन पॉलिटिकल तौर पे निकल कर आ रहा है, उसका मैसेज बहुत साफ है, सरकार जो चाहे सो कर सकती है। यह पहला मैसेज राजनीतिक तौर पर हर राजनीतिक दल को इस दौर में डरा रहा है। दूसरा मैसेज, राजनीतिक लाभ जहां जहां होगा, जांच एजेंसियां वहां सक्रिय हो जाएंगी और वो अपनी कार्रवाई को अंजाम देगी। उसके दायरे में राहुल गांधी को बुलाकर 50 घंटे पूछताछ भी हो सकती है, सोनिया गांधी को बुलाकर 28 घंटे पूछताछ हो सकती है, और इस देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता कभी भी बुलाए जा सकते हैं, किसी की भी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। यानी जांच एजेंसियों को लेकर एक संदेह की स्थिति राजनीतिक तौर पर इस देश में व्याप्त है। यह दूसरा मैसेज है। तीसरा मैसेज है कि सत्ता में बने रहने के लिए जनता को ढाल बनाने की जरूरत है। तो जिस जनता ने हमें चुना है, चाहे वो जनता द्वारा 90 करोड़ वोटरों में से सिर्फ 23 करोड़ वोट ही क्यों ना मिले हों, लेकिन बहुमत और डेमोक्रेसी की परिभाषा में हमारे पास ही बहुमत है, तो हम पूरे तरीके से उनके प्रति जिम्मेदार हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल लिखा हुआ है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट फिट नहीं बैठता है, सरकार फिट बैठती है। तो सरकार जो मन चाहे सो पॉलिटिकल तौर पे कर सकती है। अब यह मैसेज जो राजनीति की गलियों से निकलकर अब न्यायपालिका के गलियारे में चला गया, वहां पर सवाल अब यह निकलकर पहली बार आ रहा है, क्या वाकई कल तक नेताओं के दरवाजे पर जांच एजेंसियां थी, आने वाले वक्त में जजों के दरवाजे पर भी वो होगी? और जजों के दरवाजे का मतलब यह है कि शुरुआती दौर में जो रिटायर्ड जज हैं, और इस दौर में अगर वह सक्रिय हैं और एक्टिविटीज्म कर रहे हैं, यानी किसी मुद्दे को लेकर वह पहल कर रहे हैं और उन मुद्दों को उठाकर वह अदालतों के भीतर भी जा रहे हैं, और वहां पर जाकर इस बात को बता रहे हैं कि कैसे व्याख्या होनी चाहिए संविधान की, और मौजूदा वक्त में संविधान को ही हाशिए पर ढकेलकर सत्ता कैसे काम कर रही है, तो फिर सत्ता ने कहा जी नहीं, हम काम नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को तो
आपने हाईजैक कर लिया है जजों की नियुक्ति के मद्देनजर, और आपने एक कॉकस बना लिया है और उस पर हमारी नजर है। हम चाहते हैं कि उसको छिन्न भिन्न कर दें। तो ध्यान दीजिए, एक सिस्टम चला रहा था, वो चलता हुआ सिस्टम मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता ने एक अपने अनुकूल सिस्टम बनाया। उस सिस्टम और पुराने सिस्टम के बीच में पहले चूज करने में कुछ वक्त लगा इस देश के संस्थानों को, मीडिया को, लेकिन अब 9 बरस हो गए हैं तो एक प्रक्रिया के बाद सब समझने लगे कि दरअसल यही सिस्टम इस देश का प्रतिबिंब है, यानी सत्ता और उसके द्वारा बनाई गई व्यवस्था ही देश है। तो जब आप उसके खिलाफ रहेंगे तो फिर कानूनी कार्रवाई के तहत आपके दरवाजे पर जांच एजेंसियों की मौजूदगी होगी। अब आप क्या कर सकते हैं? हर प्रोफेशन का नियम यही कहता है कि प्रोफेशनली आप ईमानदार रहें, अपने काम को करें और इस देश के सिस्टम को चलाते रहें, क्योंकि देश संविधान से चलता है और संविधान के जरिए सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है। लेकिन पहली बार उस सिस्टम को बदलकर, पूरे संविधान की व्याख्या को बदलकर और कंट्री के तौर पर खुद को ही प्रस्तुत कर देने की स्थिति अगर आकर खड़ी गई है, तो आखिरी सवाल वाकई यही है, न्यायपालिका और सत्ता के बीच टकराव की स्थिति यह नहीं है। यह सत्ता की उस मानसिकता का प्रभाव है जहां पर वह इस परसेप्शन को सिर्फ बना देना चाहता है कि जो भी सरकार के अनुकूल नहीं रहा या जिसने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, उसके लिए कैसे मुश्किल हालात हम ला सकते हैं। यह मैसेज इस धमकी में छुपा है जिसका जिक्र 24 घंटे पहले दिल्ली के भीतर ताज होटल में एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में जब कानून मंत्री ने कहा तो दर्शकों ने तालियां बजाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।